नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक के बाद दिल्ली की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में अब सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, क्या मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल होने जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटते ही लगातार बैठकों में जुट गए, सभी मंत्रियों को तलब किया गया, मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया और संगठन स्तर पर भी बड़े बदलाव के संकेत मिले, उसने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। बैठक के भीतर क्या चल रहा था, इसे लेकर बाहर उत्सुकता चरम सीमा पर थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर छन के बाहर आई, उसने सबको चौंका दिया। पीएम मोदी ने कड़े लहजे में मंत्रियों से कहा, अतीत में जो हुआ उसे भूल जाए, भविष्य पे ध्यान दे। इस उच्च स्तरीय बैठक की टाइमिंग ने सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा किया है। 9 जून को मोदी सरकार के कुल 12 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक उसी तारीख से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट का बड़ा विस्तार या फेरबदल हो सकता है। बैठक में 12 प्रमुख मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से खुद अपने कामकाज के 20 पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देने को कहा है, जिसके आधार पर मंत्रियों का आकलन होगा। उन्हें यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने क्या अच्छा किया, किन क्षेत्रों में काम धीमा रहा और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचने में क्या दिक्कतें आई। मोदी सरकार अब 2029 की तैयारी में जुट चुकी है। यही कारण है कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पे नई ऊर्जा लाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह फेरबदल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है और इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव तक शायद ही कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। सबसे ज्यादा चर्चा उन नए चेहरों की हो रही है जिनके मोदी कैबिनेट में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य की तैयारियों को मद्देनजर रख के कैबिनेट में लगभग 50% तक का बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। यह फेरबदल 15 जून के बाद अधिमास समाप्त होते ही 16 या 17 जून को होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए 3 प्रमुख नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। पहला तेजस्वी सूर्या, दूसरा राघव चड्ढा, तीसरा विजयंत पांडा। माना जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए अब युवा चेहरे को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि आने वाले समय में ऐसे नेताओं की जरूरत होगी जो 2029 के बाद भी पार्टी को आगे ले जा सके। चर्चा है कि अनुराग ठाकुर को कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं हाल ही में विवादों में चर्चा में रहे एक बड़े मंत्रालय के मंत्री को शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि वैश्विक संकट के दौर में बेहतर कार्य प्रणाली को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्री को नहीं बदला जा रहा है। इसी सोच के तहत बीजेपी संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारियां बताई जा रही है। खबर है कि 55 साल से कम उम्र के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। राष्ट्रीय महासचिव से लेकर राज्यों के संगठन स्तर तक कई बदलाव किए जा सकते हैं। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन में ऐसे लोग हो जो लंबे समय तक सक्रिय रह सके और लगातार जमीनी स्तर पर काम करे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे में ऊपर से नीचे तक बड़े बदलाव की तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में अब 55 साल से कम उम्र के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। राष्ट्रीय महासचिव जैसे प्रमुख पदों पर युवाओं को बैठाकर 2029 के बाद की भाजपा की लीडरशिप तैयार करने की योजना है। देश के 7 राज्यों में इस वक्त संगठन मंत्री जो आरएसएस द्वारा भेजे जाते हैं नहीं हैं। इन खाली पदों को जल्द भरा जाएगा और कई मौजूदा संगठन मंत्रियों के प्रभार बदले जाएंगे। पार्टी के अंदर साफ संदेश दिया गया है कि अब सिर्फ नाम या अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन और सक्रियता के आधार पर जिम्मेदारियां मिलेंगी। आगामी चुनाव को देखते हुए यूपी संगठन में पूरी तरह नई टीम और नए चुनाव प्रभारियों की घोषणा जल्द होगी। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर गृह मंत्रालय अमित शाह से मुलाकात की थी। भाजपा जून के बाद से यूपी में बेहद आक्रामक मोड में काम करेगी। कई निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है और उनकी जगह ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो लगातार मैदान में सक्रिय हो। दिल्ली में हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूपी संगठन में नए चुनाव प्रभारी बनाए जाएंगे और पूरे ढांचे को फिर से तैयार किया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि चुनाव सिर्फ आखिरी समय में प्रचार करके नहीं जीते जा सकते, बल्कि वर्षों पहले से संगठन को मजबूत करना पड़ता है।
बंगाल को लेकर भी पार्टी बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से किसी खास नेता का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि बंगाल से भी कुछ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी वहां संगठन को और ज्यादा आक्रामक मोड में लाना चाहती है। सरकार का फोकस अब सिर्फ काम करने पे नहीं, बल्कि काम को जनता तक सही तरीके से पहुंचाने पर भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए नए और इनोवेटिव तरीके सुझाएं। पार्टी का मानना है कि कई बार सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन उसकी जानकारी आम जनता तक प्रभावी तरीके से नहीं पहुंच पाती। बैठक में मंत्रियों के रहन सहन और कार्यशैली पर भी चर्चा हुई। बैठक में वीआईपी कल्चर और बड़े लाव लश्कर के साथ चलने वाले मंत्रियों को कड़ा संदेश दिया गया कि जब प्रधानमंत्री दिल्ली में 2 गाड़ियों के काफिले से दफ्तर जा सकते हैं, तो मंत्रियों को तामझाम की क्या जरूरत। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से इनोवेटिव आइडियाज मांगे हैं कि सरकार के कामकाज और योजनाओं को आम जनता के बीच अधिक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री मौजूदा पारंपरिक नौकरशाही की धीमी रफ्तार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से डिप्लोमेसी और डील्स को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए नए प्रयोग करने को कहा है। ठीक उसी तरह जैसे राजनीति से जुड़े दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में उच्चायुक्त नियुक्त करने का प्रयोग किया गया था। एनडीए सहयोगियों को लेकर भी चर्चाएं तेज है। अटकलें हैं कि कुछ सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। हालांकि अभी तक किसी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलने की रणनीति को और मजबूत कर सकती है। बैठक का एक अहम पहलू विदेश नीति और कूटनीतिक व्यवस्था को लेकर भी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्रालय के कामकाज को और तेज और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या मौजूदा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बदलाव कर विदेशी नीति के फैसलों को और तेजी से जमीन पर उतारा जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत की वैश्विक रणनीति और ज्यादा तेज, प्रोडक्टिव और परिणाम आधारित हो। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में कुछ राजनीतिक चेहरों को भी महत्वपूर्ण कूटनीतिक जिम्मेदारियां दी जा सकती है। सरकार अब पारंपरिक व्यवस्था से हटकर नए प्रयोगों पर विचार कर रही है। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की बड़ी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है। बीजेपी अब 2029 को ध्यान में रखकर संगठन और सरकार दोनों को नए सिरे से तैयार करना चाहती है। युवा नेताओं को आगे लाना, संगठन को ज्यादा एक्टिव बनाना, प्रदर्शन आधारित राजनीति को बढ़ावा देना और सरकार की योजनाओं को आक्रामक तरीके से जनता तक पहुंचाना, यही इस पूरी रणनीति का मुख्य आधार माना जा रहा है। अब सबकी नजर जून महीने पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि 15 जून के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार और बड़े संगठनात्मक बदलाव का ऐलान हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक कदम माना जाएगा। आने वाले दिनों में कौन मंत्री बाहर होंगे, कौन नए चेहरे शामिल होंगे और बीजेपी संगठन में किसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इस पे देश भर की नजर बनी हुई है। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि दिल्ली में जो हलचल दिखाई दे रही है वह सिर्फ सामान्य राजनीतिक गतिविधि नहीं है। बीजेपी और मोदी सरकार दोनों अब भविष्य की लंबी रणनीति पर काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ हफ्ते भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।